हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो चलिए आज जो देखने जा रहे हैं अनुवांशिकता का पार्ट 2। ठीक है, अगर पार्ट 1 नहीं देखे तो पार्ट 2 देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो एग्जाम फ्री को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे। मेंडल के प्रभाविकता का नियम की चर्चा करें। ठीक है, मेंडल के प्रभाविकता का नियम की चर्चा करें। तो आंसर होगा आपको, इस नियम के अनुसार जब दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधे के बीच परागण की क्रिया होती है तब निषेचन के बाद प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है और दूसरा लक्षण अप्रभावी रहता है। जो लक्षण प्रकट होता है वही प्रभावी लक्षण होता है। इसे ही मेंडल के प्रभाविकता का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे ही जो है मेंडल के प्रभाविकता का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम का चर्चा करें। ठीक है, मेंडल के पृथक्करण का नियम की चर्चा करें। तो आंसर होगा, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर पौधे में जब स्वपरागण होता है तब तो अगली पीढ़ी में वे लक्षण पृथक हो जाते हैं जो प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी रह गए। इसे ही मेंडल के पृथक्करण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के स्वतंत्र अपोहन का नियम की चर्चा करें। ठीक है, मेंडल के स्वतंत्र अपोहन का नियम की चर्चा करें। आंसर होगा, इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी दो स्वतंत्र जोड़ों के लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तब वे लक्षण युग्मक निर्माण के साथ ही स्वतंत्र रूप से प्रकट हो जाते हैं। इसे मेंडल के स्वतंत्र अपोहन का नियम कहते हैं। ठीक है, अपोहन का नियम कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इसलिए क्वेश्चन बना के दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगता है। अगला देखिएगा, गुणसूत्र क्या है। ठीक है, गुणसूत्र क्या है तो कोशिका विभाजन के समय। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे एवं छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक जाति के जीव धारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्र की खोज 1875 ईस्वी में अस्टून स्कोबर नामक वैज्ञानिक ने की थी। सन 1900 ईस्वी में विसल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि गुणसूत्र आनुवंशिकता का भौतिक आधार होता है। ठीक है, बताया कि भौतिक आधार होता है। यह प्रकृति का सबसे आश्चर्यजनक उपहार है। ठीक है, आश्चर्यजनक उपहार है। अगला देखिएगा, क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र के क्या कार्य होते हैं। तो गुणसूत्र के कई कार्य होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला होते हैं गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पर जीन पाए जाते हैं। जीन में सभी प्रकार की आनुवंशिक सूचनाएं कूटबद्ध रहती है। ठीक है, मतलब क्रमबद्ध रहती है। गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं और जीन में जो है सभी प्रकार की आनुवंशिक सूचनाएं क्रमबद्ध कूटबद्ध होती है। दूसरा है गुणसूत्र जो है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तीसरा है गुणसूत्र एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, गुणसूत्र जो एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अगला है चौथा पॉइंट कि गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं, मतलब जोड़ा में होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र जब भी होता है द्विगुणित होता है, इस तरह से होते हैं। तो देख रहे हैं ना, तो जोड़ा में है ना, ये भी एक तरफ से। तो गुणसूत्र जो होते हैं द्विगुणित होते हैं, अपनी अनुकीर्ति बनाती है और दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं के कूटबद्ध के रूप में पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5वां पॉइंट है कि गुणसूत्र माता पिता और संतान के बीच योजक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, गुणसूत्र माता पिता और संतान के बीच योजक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। 5वां के बाद 6ठा देखिएगा, कुछ गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र XY कहलाते हैं। ठीक है, कुछ गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र XY कहलाते हैं और वे जीवधारी के लिंग का निर्धारण करते हैं। ठीक है, और वे जीव के लिंग का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन करें। ठीक है, मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन करें।
तो आपका आंसर हो जाएगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। पहला है कि मनुष्य में कोशिकाओं के 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितना है तो 23 जोड़ा है। ठीक है, अब ऐसे पूछेगा कि मनुष्य में कितना गुणसूत्र है तो 46 गो, और जोड़ा में 23 गो। ठीक है, जोड़ा का मतलब 2 गुना करना होगा, 2 ही गुणित 22 जोड़े गुणसूत्र को यानी कि ऑटोसोम कहा जाता है। ठीक है, 22 जोड़े गुणसूत्र को ऑटोसोम कहा जाता है। एक जोड़ा गुणसूत्र को लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, एक जोड़ा गुणसूत्र, जैसे अगर एक्स एक्स लिख दे तो एक जोड़ा हो गया। एक्स जोड़ा किस में होता है तो मेल में होता है। ठीक है, सॉरी फीमेल में होता है। ठीक है, किस में होता है फीमेल में, मतलब महिला में होता है। एक्स वाई लिख दे तो देखिए एक जोड़ा ई हुआ। ठीक है, और एक जोड़ा होने का मतलब क्या हुआ, फीमेल सॉरी मेल में होगा। ठीक है, किस में होगा, मेल मतलब कि पुरुष में होगा। तो यही कह रहे हैं कि लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। अगला है दूसरा पॉइंट है कि मनुष्य में एक नर लिंग तथा एक मादा लिंग होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति का लिंग निर्धारण किया जाता है, जिसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है तीसरा, लिंग गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक्स गुणसूत्र एवं वाई गुणसूत्र। ठीक है, लिंग गुणसूत्र कितने प्रकार के, 2, एक पहला एक्स और दूसरा वाई होता है। अगला है कि पुरुष में एक्स एवं वाई दोनों गुणसूत्र अर्थात नर युग्मक में आधे गुण शुक्राणु और आधे एक्स गुणसूत्र एवं आधे वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि पुरुष में जो है एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, परंतु मेल में एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। वही कह रहे हैं कि पुरुष में एक्स एवं वाई दोनों गुणसूत्र अर्थात नर युग्मक में आधे शुक्राणु एक्स गुणसूत्र में एवं आधे वाई गुणसूत्र में पाए जाते हैं। अगला है कि मादा में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। यदि अगला है मादा में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। छठा पॉइंट है, यदि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले अंडाणु से निषेचित करे तो उत्पन्न शिशु लड़की होगी। ठीक है, यदि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले से निषेचित करे तो एक्स वाई मिलकर क्या बनता है, लड़का बनता है। ठीक है, अंडाणु से निषेचित करता है तो उत्पन्न शिशु लड़का होगा। अगला पॉइंट है 8वां कि लिंग निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्र पर आधारित होता है। ठीक है, लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर आधारित होता है। अगला है कि नर में एक्स वाई, नर मतलब कि मेल। ठीक है, नर में एक्स वाई गुणसूत्र होता है, अर्थात संतान की उत्पत्ति 50% लड़के तथा 50% लड़की संभावना होती है। ठीक है, अगला है गुणसूत्र का नाम करन डब्ल्यू बाल्डेयर ने दिया था। ठीक है, यानी कि गुणसूत्र का नाम जो है करन डब्ल्यू बाल्डेयर ने किया था। जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि जोहानसन ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। अच्छा, जीन किसको कहते हैं। ठीक है, जीन किसे कहते हैं, तो गुणसूत्र पर पाए जाने वाले वे भौतिक इकाइयाँ जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती है, जीन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, जीन कहलाती है। देखिए जीन किसे कहते हैं, तो गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले वे भौतिक इकाइयाँ जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती हैं, जीन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मानव रुधिर वर्ग का वर्णन करें। ठीक है, मानव रुधिर वर्ग का वर्णन करें। आपका होगा कि कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में पता लगाया कि सभी मनुष्य का रुधिर एक समान ना होकर अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक है, सभी मनुष्य का जो है रुधिर एक प्रकार ना होकर अलग अलग प्रकार का होता है। इस भिन्नता के कारण रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति है, जिसे एंटीजन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। एंटीजन जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एंटीजन 2 प्रकार का होता है। पहला जो एंटीजन ए एवं एंटीजन बी वास्तव में अनाक्षर ए एवं बी 2 विभिन्न प्रकार के एंटीजन को निरूपित करते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के कारण अन्य के आधार पर मनुष्य के 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जिसमें एंटीजन ए है रुधिर वर्ग ए। ठीक है,
जिसमें एंटीजन ए होता है रुधिर वर्ग ए, जिसमें एंटीजन बी होता है रुधिर वर्ग बी होता है, ठीक है। और जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं रुधिर वर्ग ए बी दोनों होते हैं, ठीक है। जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं उसमें रुधिर वर्ग ए बी होते हैं, और जिसमें दोनों एंटीजन नहीं होते उसमें रुधिर वर्ग ओ होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि आर एच फैक्टर क्या है, ठीक है। आर एच फैक्टर क्या है, आर एच तत्व क्या है, ठीक है। आर एच तत्व क्या है, तो देखिएगा 1940 ईस्वी में लैंडस्टेनर एवं वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने इस एंटीजन की खोज रिसेस नामक बंदर पर किया था, इसलिए इस एंटीजन का नामकरण आर एच तत्व किया गया। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनके रक्त आर एच प्रोटीन कहलाता है, तथा जिनके रक्त में यह नहीं पाया जाता है उनका रक्त आर एच निगेटिव कहलाता है, ठीक है। जिसमें पाया जाता है उसको आर एच पॉजिटिव कहते हैं, जिसमें रक्त नहीं पाया जाता आर एच तत्व उसको कहते हैं आर एच निगेटिव। आर एच बढ़ने से, ठीक है, रक्त चढ़ने के समय आर एच भी जांच की जाती है, ठीक है। रक्त चढ़ाने के समय आर एच की भी जांच की जाती है। आर एच पॉजिटिव को आर एच पॉजिटिव का रक्त दिया जाता है। यदि आर एच पॉजिटिव का वर्ग आर एच निगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दे दिया जाए तो प्रथम बार कम मात्रा होने के कारण इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु दूसरी बार इस रक्त को चढ़ाया जाए तो रक्त अभिलेशन होने के कारण आर एच निगेटिव वाले व्यक्ति को मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास किसे कहते हैं, ठीक है। जैव विकास किसे कहते हैं, जैव विकास किसे कहते हैं, तो जैव विकास का अर्थ जीवन का फैल जाना, ठीक है। जैव विकास किसे कहते हैं, जैव विकास का अर्थ है जीवन का फैल जाना। पृथ्वी पर वातावरण जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों से परिस्थिति और वातावरण के अनुसार परिवर्तनों के कारण हुआ। सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव विकास कहा जाता है। नेक्स्ट है डार्विन कौन था, ठीक है। डार्विन कौन था, तो विकासवाद के संस्थापक चार्ल्स डार्विन का जन्म 2 फरवरी 1808 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने प्रकृति से काफ़ी लगाव था। 1831 में कैम्ब्रियन विश्वविद्यालय लंदन से स्नातक करने के बाद एक लंबी समुद्री यात्रा में निकला पड़े। इस यात्रा के दौरान डार्विन ने बहुत अधिक पौधे एवं जंतुओं के नमूने जमा किए। एकत्र किए गए नमूने के आधार पर डार्विन ने 20 वर्षों में एक वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की। सारे रिपोर्ट के आधार पर बनाकर उन्होंने 1859 ईस्वी में अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक यानी कि स्पीशीज की उत्पत्ति को प्रकाशित किया। डार्विन का विकासवाद प्राकृतिक चयन पर आधारित है, ठीक है। डार्विन के सिद्धांत का वर्णन करें तो यह जो है चैप्टर अगली वीडियो में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब तक के लिए वीडियो को बने रहिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एग्जाम प्री को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।